दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव आयोग ने एक और बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। आप सभी जानते होंगे कि बिहार की विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान पहले ही हो चुका था। उसके बाद 12 राज्यों की 57 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव और एक लोकसभा सीट के उपचुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। साथ ही साथ ईवीएम को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर है, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में होने वाले सभी तरह के चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको जरूर प्रेस कर लीजिए। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों की 57 विधानसभा सीट और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। हम आपको बताएंगे कहां कहां पर कैसे चुनाव होगा और किसका पलड़ा कहां पर भारी है, कौन कितनी सीटें जीत सकता है, क्या बीजेपी इन 57 सीटों में अपना परचम लहरा पाएगी या फिर विपक्षी पार्टियां मिलकर के बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा पाएंगी, इसके आंकड़े भी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा ऐलान जो किया गया है उसमें किस तरह से कहां कहां चुनाव होना है। देखिए, 12 राज्यों की 57 विधानसभा सीट और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। बिहार और मणिपुर में 7 नवंबर को उपचुनाव होंगे, यानी कि बिहार और मणिपुर ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर 7 नवंबर को चुनाव होंगे। वहीं छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, एमपी, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना, यूपी में जो है 3 नवंबर को उपचुनाव कराए जाएंगे। बता दें कि बिहार के एक संसदीय क्षेत्र और मणिपुर की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। ये उपचुनाव 7 नवंबर को होंगे, जबकि 3 नवंबर को जिन राज्यों का मैं नाम लेने जा रहा हूं वहां पर चुनाव होंगे, जिसमें छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के 54 विधानसभा क्षेत्रों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, यानी कि 54 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने जानकारी दी थी कि 29 सितंबर को उपचुनाव की तारीखों की घोषणा होगी। बता दें कि उपचुनाव के मतदान की गणना भी बिहार चुनाव के साथ यानी 10 नवंबर को ही कराई जाएगी। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों द्वारा कमलनाथ सरकार गिराने के दौरान की 22 सीटें शामिल हैं। वहीं 2 विधायकों की जिस तरह से कैजुअल्टी हुई थी और 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से 5 सीटें और खाली हुई थी, टोटल 7 सीटें हो जाती हैं। तो यहां पर इस तरह से चुनाव होना, ऐसे में कुल 27 सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मल्हनी, जौनपुर, बांगरमऊ, उन्नाव, देवरिया, स्वार, रामपुर, टुंडला, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, घाटमपुर और कानपुर और नौगांव सादात सीट पर चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में भी 5 सीटें विधायकों के निधन के कारण ही खाली हुई थी, जिस पर चुनाव होने जा रहा है। तो चलिए, ये तो हो गई तारीखों की बात। अब हम बात करते हैं कि किसका पलड़ा कहां पर भारी है, कौन कहां पर कितनी सीटें जीत सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 27 सीटों का। तो मध्य प्रदेश की जो 27 सीट हैं, अगर इसके हम ओपिनियन पोल की बात करें, जो पहले ओपिनियन पोल आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी के खुद का इंटरनल सर्वे शामिल है। आपको स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए इस स्क्रीनशॉट को। इसमें साफ साफ आप देख पाएंगे कि यहां पर बीजेपी 20 से ज्यादा सीटों पर चुनाव हार रही है, जबकि 5 से लगभग 5 के करीब सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। और बीजेपी को 27 सीटों में से 9 सीटें जीतना बहुत जरूरी है। अगर बीजेपी 9 सीटें नहीं जीत पाती है तो यहां पर सत्ता से बाहर हो जाएगी और चुनाव भी हार जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सर्वे बताता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का हालत बहुत खराब है। इससे पहले आप सभी को पता होगा, शिवराज सिंह चौहान जब अपनी एक सभा करने के लिए पहुंचे थे तो उनकी सभा में कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, लोग सुनने के लिए नहीं जा रहे हैं। इस हद तक बीजेपी के खिलाफ मध्य प्रदेश में लोगों के अंदर गुस्सा है। अब बात कर लेते हैं
तो ये तो हो गए 27 सीटों का आंकड़ा। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 5 सीटों की। देखिए उत्तर प्रदेश में आप सभी जानते होंगे, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, किसानों का मामला देख लीजिए, हर तरह के मामले पर योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। और इन सारी चीजों के बीच अगर ये 5 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं तो इसमें बीजेपी को 2 से ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। 2 सीटें मिलना भी मुश्किल बताया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो राजनीतिक और जो चुनावी विशेषज्ञ हैं, जो इसका विवरण करते हैं, वो लोग बताते हैं। और अगर बात करें 3 सीटों की, तो 3 सीटों में 1 सीट पर कांग्रेस चुनाव जीत सकती है, जबकि 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अगली सीटों की। इसमें जो है देखिए, तेलंगाना में तो पूरी तरह से बीजेपी का सुपड़ा ही साफ है। अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में भी आप सभी जानते होंगे कि बीजेपी का सुपड़ा साफ है। अगर बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड बीजेपी और गठबंधन की सरकार है, लेकिन जिस तरह से उसके अंदर भी कहीं ना कहीं टकराव जारी है, ऐसी स्थिति में वहां पर भी बीजेपी के लिए संकेत ठीक दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन अगर दोनों गठबंधन सही से काम करते हैं तो ये सीट जो वहां पे चुनाव होने वाला है वो बीजेपी के खाते में जरूर जा सकती है। बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की आप सभी को पता, 2 ऐसी सीटें जहां पर चुनाव होने हैं, और कर्नाटक में भी किसान सड़कों पर हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है। बहुत सारी चीजों पर आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले एक घोटाला सामने आया था जिसमें येदियुरप्पा का खुद नाम सामने आया था। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कुमार स्वामी यानी जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन पहले से बताया जा रहा कि दोनों कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर भी बीजेपी के लिए ये 2 सीटें निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन 2 सीटों से अगर चुनाव हार भी जाती है बीजेपी, तो इसका कोई फर्क उसके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में पहले से ही बीजेपी का हालत खराब है। वहां पर तो जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है, जो पहले से ही चुनाव जीतने की मतलब कहीं ना कहीं कगार पर है। तो यहां पर तो बीजेपी के खाते में सीट जाने का कोई सवाल ही नहीं। बात कर लेते हैं गुजरात की। हाँ, गुजरात में जो सीट है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं जा रही है। तो कहीं ना कहीं टोटल अगर बात करें तो 57 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 54 पर चुनाव होने हैं, तो इसमें से मैक्सिमम सीटें बीजेपी चुनाव हार रही है, जबकि कुछ ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईवीएम की। ईवीएम को लेकर के चुनाव आयोग ने क्या बातें की। देखिए, चुनाव आयोग ने पहले से स्पष्ट कर दिया है कि ईवीएम के बिना चुनाव नहीं हो सकता कहीं भी। हाँ, ये जरूर है, कोरोना काल में जो है कुछ लोगों को छूट दी गई है कि वो अगर बैलेट पेपर से भी चुनाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ईवीएम से ही चुनाव होगा, ये चुनाव आयोग ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है। लेकिन सवाल यहां पर एक और खड़ा होता है, जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमको लोकल से वोकल बनना है, विदेशी प्रोडक्ट्स को जो है हमको इग्नोर करके स्वदेशी प्रोडक्ट को यूज करने की मुहिम चलानी होगी, तो ऐसी सिचुएशन में ईवीएम तो विदेशी प्रोडक्ट है, तो क्यों ना हम स्वदेशी प्रोडक्ट बैलेट पेपर को इस्तेमाल करें। ये एक बड़ा सवाल है। आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।